मेधावी छात्रों का किया सम्मान। खेरागढ़ में महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा हो स्थापित। खेरागढ़ शनिवार को बसई नवाब रोड खेरागढ़ स्थित सत्य साई एजुकेशन अकेडमी में लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन लक्ष्य द्वारा प्रथम वार्षिक अधिवेशन प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां लोधी राजपूत समाज के सत्र 2021 से 2022 हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 70% से अधिक अंक लाने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 30 जनपदों से लक्ष्य के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अमरपाल सिंह लोधी IRS, निजी सचिव केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार। विशिष्ट अतिथि राजकुमार लोधी, डिप्टी कमिश्नर निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी एवं स्वामी ब्रह्मानंद लोधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान लोधी राजपूत समाज के सत्र 2021-2022 हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 70% से अधिक अंक लाने वाले मेधावी छात्रों तथा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं आगरा से देवराज राजपूत की कलाकारों की टीम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। IRS अधिकारी अमरपाल सिंह लोधी ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज से कुरीतियों को बंद करें और शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। डिप्टी कमिश्नर राजकुमार लोधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। इस मौके पर मुख्य अतिथि अमरपाल सिंह लोधी IRS, निजी सचिव केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि राजकुमार लोधी, डिप्टी कमिश्नर निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राजेंद्र राजपूत क्षेत्रीय रोडवेज प्रबंधक, रामेंद्र सिंह, मनोज लोधी, प्रमोद कुमार, पुरुषोत्तम, गोविंद सिंह प्रधान, कमल सिंह प्रधान, जितेंद्र प्रधान, बलबीर प्रधान, KP सिंह, गोपाल भगत जी आदि मौजूद रहे। वहीं लोधी महासभा खेरागढ़ की टीम ने खेरागढ़ के डाकबंगला चौराहे पर महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा स्थापित कराए जाने की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन IRS अधिकारी अमरपाल सिंह लोधी को सौंपा। वहीं लोधी महासभा के तहसील अध्यक्ष गोपाल भगत जी ने बताया कि खेरागढ़ चौराहे पर महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित कराए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, जिसमें आपने बच्चों को समझाया भी, और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं और उनके लिए कुछ कहें। अच्छा, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि शैक्षिक कार्यक्रम को आपने इस चैनल के माध्यम से कवर किया। आज हम लोग खेरागढ़ जिला आगरा में हैं और यहाँ पर खेरागढ़ ब्लॉक में लक्ष्य के माध्यम से एक शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में तकरीबन 90 बच्चों को सम्मानित किया गया। जो बच्चे 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स लेके आए थे, हमने 75% प्लस का बेंचमार्क रखा था। उसके अलावा कुछ जो न्यूली सिलेक्टेड लोग हैं उनको भी यहाँ सम्मानित किया गया। साथ ही साथ लोधी समाज के जो लोग सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं, ऐसे लोगों को भी यहाँ सम्मानित किया गया। और कुछ खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले एथलीट जो बच्चे थे, उनको भी यहाँ सम्मानित किया गया है। लक्ष्य का प्रयास यह था कि हमारे जो ग्रामीण अंचल हैं, इन ग्रामीण अंचलों में खास करके किसान परिवारों में रहने वाले जो बच्चे हैं, जिनके पास शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं या जिन्हें कहीं से भी कोई गाइडेंस या जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम वो जानकारियां, वो गाइडेंस उन तक पहुंचाते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में अलग अलग विषयों के जानकार, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी आए हुए थे, जिन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन किया। और हमारी कोशिश यही है कि हर गांव गरीब मजदूर का बच्चा आगे बढ़े, और उसके लिए बुनियादी जो आधार है वह शिक्षा है। और खैरागढ़ की हमारी इकाई ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग किया है। मैं इन सब लोगों को भी, और हमें जो ये विद्यालय निःशुल्क प्रोवाइड कराया है, उसके लिए भी विद्यालय प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही कामों से कोई भी समाज और देश आगे बढ़े। जैसे गाँव के गरीब बच्चे हैं, वो अगर आगे पढ़ना चाहें तो किस तरह पढ़ पाएंगे? उनके लिए आप क्या व्यवस्था बना रहे हैं? देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो अमीर गरीब हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। किसी के पास सुविधाएं ज़्यादा हैं, किसी के पास सुविधाएं कम हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं हर किसी के लिए मौजूद हैं। हम सब लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, बहुत सामान्य परिवारों से ही हम लोग आगे तक पहुँचे हैं। जो गरीब बच्चे हैं, उनके पास तो अकेला हथियारी शिक्षा है, उसके लिए व्यापार करने के लिए पूंजी का अभाव है। अगर वो किसी और क्षेत्र में जाना चाहता है, वहाँ उसके लिए समस्याएं हैं। ऐसे में वो शिक्षा को अपना करके अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हमारी कोशिश ये है कि हम निर्धन बच्चों के लिए
क्या क्या अपनी तरफ से सुविधाएं दे सकते हैं। मसलन कैरियर गाइडेंस दे सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स की जानकारी दे सकते हैं, बुक्स और नोट्स की जानकारी दे सकते हैं, या जो सेलेक्ट हो जाते हैं लोग, ऐसे लोगों से मिलवा करके भी उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। तो अपने लेवल पर हम जो कर सकते हैं वो प्रयास हम करते हैं, और साथ ही साथ हम समाज के सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं, विशेषकर जो सक्षम और संपन्न लोग हैं, चाहे वो संपन्न किसान हो, चाहे वो सक्षम कोई कर्मचारी हो, या कोई संपन्न हमारे समाज का व्यापारी हो, उन्हें भी अपने स्तर से समाज के निर्धन लोगों की और खास करके गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करनी चाहिए। सर, लोधी समाज में कुछ कुरीतियाँ बनी हुई हैं, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं सर? कुछ कुरीतियाँ नहीं है, मेरा ये मानना है कि और सिर्फ हमारे समाज में नहीं, बाकी समाजों में भी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, और इन कुरीतियों के कारण ही समाजों की प्रगति रुकी हुई है। हम सब लोगों को, खास करके जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं, उसका दायित्व होता है कि वो उनका मूल्यांकन करें। अगर कोई परंपरा, कोई रूढ़ी, कोई प्रथा अगर समय के अनुसार अब उपयुक्त नहीं है, तो उसके निर्मूलन का हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ कि भारतवर्ष में ब्रिटिश काल में सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, नरबली प्रथा, बहुविवाह, ये सारी प्रथाएं थीं, और बड़े संस्कारों के साथ, धार्मिक क्रियाकलापों के साथ उनको किया जाता था। जब धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार हुआ तो लोगों को समझ में आया कि सब कुप्रथाएं हैं, ये सामाजिक बुराइयां हैं। तो ना आज सती प्रथा है भारत में, ना आज कन्या भ्रूण हत्या है, ना ही नरबली है आज भारत में, ना ही बहुविवाह है। इस सारी प्रथाओं को कानून बना करके और संवैधानिक तरीकों से खत्म किया गया है। मेरा ये मानना है कि आज भी समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ, कुप्रथाएं, रूढ़ियाँ विद्यमान हैं। जैसे मृत्यु भोज, इसको लोग संस्कार मानते हैं, लेकिन किसी की मृत्यु खत्म नहीं हो सकती। किसी की मृत्यु कभी भी प्रसन्नता और हर्ष का विषय नहीं है। उसके लिए हजारों लोगों को भोजन कराने का, खाना खिलाने का कोई औचित्य नहीं बनता, और खास करके तब जब गरीब परिवार हो, उसके ऊपर ये आर्थिक बोझ है। अगर बुद्धिजीवी लोग इस पर चर्चा करेंगे, पहल करेंगे, तो ये प्रथाएं दूर हो सकती हैं। उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, खास करके स्त्रियां, जिनके पास शिक्षा का अभाव है, वो बहुत कर्मकांडों में लगी हुई है। वो हमेशा पाखंडों, कर्मकांडों में लगी रहती हैं। इस कारण से बच्चों की शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, और उसी का परिणाम निकलता है कि 10th 12th के बाद अधिकांश बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारा समाज कर्मकांडों में और खास करके अंधविश्वास और पाखंडों में डूबा हुआ है। उसके निकालने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर हम लोग थोड़ा सा वैज्ञानिक चिंतन करें और थोड़ा सा धर्म के सत्य को समझें, तो संभव है कि समाज को उन कुरीतियों से बाहर निकाल सकते हैं, बुराइयों से दूर कर सकते हैं। और जिस तरीके से सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म हमारे सामने आए हैं, उसमें अच्छी बातों का प्रचार करना, प्रसार करना अब सहज हो गया है। तो मुझे लगता है युवा वर्ग इन चीज़ों को समझेगा, और आने वाले समय में जल्दी ही ये सारी बुराइयां समाज से दूर होंगी। मृत्यु भोज के खिलाफ तो एक बड़ा अभियान इस समय पूरे देश में चल रहा है। धौलपुर में आप देखेंगे, आगरा और धौलपुर में बहुत फ़र्क है। धौलपुर में बहुत जगह बंद हो गया है, आगरा में भी उतना नहीं हुआ है। राजस्थान में हो गया है। राजस्थान में तो सरकार के माध्यम से बैन हुआ है, और अपने समाज में देखेंगे सागर है, ललितपुर है, टीकमगढ़ है, बहुत जिलों में बैन हुआ है। हमारे लक्ष्य में बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, उम्मीद है कि आगे भी नहीं करेंगे, और जो लोग कम से कम इसमें जाने से अपने आप को रोकेंगे, तो भी ये चीज़ें रुक सकती हैं। आपने मंच से शराबबंदी का एक संदेश दिया था, क्या ये संभव हो सकेगा? दुनिया में असंभव तो कुछ भी नहीं है, हर चीज़ संभव है। हमारे पुरखे तो नहीं पीते थे, हमारे अगर आप दादा परदादाओं की बात करें तो कोई इक्का दुक्का नहीं होता था। अगर समाज में कोई बुराई तेज़ी से फैली है, तो उतनी तेज़ी से वो ख़त्म नहीं हो सकती। जो चीज़ जितना तेज़ी से आती है, उतना तेज़ी से वापस भी जा सकती है। आपको मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। शहरों में खास करके बीच में मैदे का आटा है, ब्रेड है, ये खाने का बड़ा चलन था। लेकिन जैसे ही शहरों की बड़ी आबादी को डायबिटीज होने लगा, और ये कारण पता चला कि चीनी के अलावा जो ग्लूकोज के और सोर्स हैं, खास करके आटा, मैदा, इससे भी होता है, तो अब लोग पुराने खान पान की ओर लौट रहे हैं। जैसे मिलेट, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, मोटे अनाज खाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब लोगों को समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ अगर मनुष्य के अस्तित्व या उसके स्वास्थ्य के विपरीत है, शराब सबको पता है कि शराब मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है, तो जो चीज़ें मनुष्य जिस दिन समझ जाता है कि हमारे अस्तित्व पर संकट है, मुझे लगता है फिर वो उसमें सुधार की ओर, उसमें परिवर्तन की ओर। शराब को सरकार भी तो बढ़ावा ही दे रही है। देखिए, सरकार की किसी पॉलिसी पर कमेंट हम लोग नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि आपके सामने मार्केट में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, गलत चीज़ें भी हैं। हम अपने परिवारों में, अपने समाज में ऐसे संस्कारों और शिक्षा को बढ़ावा दें ताकि हमारे लोग उसकी ओर अग्रसर न हों। ये चीज़ें पहले भी हुआ करती थी, लेकिन हमारे पारिवारिक मूल्य इतने मजबूत थे, हमारे संस्कार इतने मजबूत थे कि लोग इसकी तरफ झुकाव नहीं रखते थे। पुनः हमें उसी ओर लौटना पड़ेगा कि हमें अपने परिवार, अपने समाज की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना है, और उसका माध्यम शिक्षा बनती है। हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या
कहाँ जा रहे हैं हम लोग नहीं पूछते थे। जब आप सामाजिक दायरे में आएंगे, कार्यक्रम करेंगे, मीटिंग्स करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप अपने बच्चों पर, समाज के बच्चों पर नज़र रखेंगे, उनसे चर्चाएँ करेंगे, तब काफ़ी हमारे जो पुरानी पद्धतियाँ और मूल्य हैं वो समाज में फिर से पुनर्स्थापित होंगे। मेरा नाम इंजीनियर दिनेश कुमार राजपूत है। मैं लक्ष्य राष्ट्रीय टेक्निकल का सम्मान हुआ है, इसमें आपका संदेश देना चाहूँगा बच्चों को। देखिए, संदेश हमारे जो बोली समाज में आप देख रहे हैं तो बहुत शिक्षा और जो परिश्रम करके आगे निकल जाते हैं तो बेसिक एजुकेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वो आगे सफल करते हैं। तो इसी के लक्ष्य में आज जो अमरपाल सिंह उन्होंने लक्ष्य के बड़ा कार्यक्रम किया है, जिसमें लगभग 200 बच्चों को सम्मानित किया गया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया गया है कि बच्चे कैसे IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो सब अमरपाल सिंह मोदी जी के कार्यक्रम कर रहे हैं और जो कि लक्ष्य 15 स्टेट में और लगभग 60 किया, वो मनोज राजपूत जी ने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे व्यक्ति को जो इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं अपने गांव में, जो एक टीम मिलकर संगठन काम कर रही है, जो शिक्षा के लिए काम कर रही है, जिसमें हम लोग अपना योगदान देते हैं इस तरीके से कि गांव में जो प्रतिभाएं होती हैं उनको हम निखार सकें या उनको बड़े बड़े मंच दे सकें, जिससे कि वो बच्चे भी प्रतिभा को छुपाए रखते हैं अपने गाँव में पैसों की वजह से। उनको हम निःशुल्क डांस क्लास देते हैं, तो उनकी वजह से हम लोग गाँव में जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को तलाश रहे हैं और उनको सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं, मंच दिलाने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आप निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क सिखा रहे हैं, वो आप किस तरह से कर पाते हैं? देखिए, जो लोग मेरे लोकल आगरा में रहते हैं वो लोग मेरी अकेडमी पर आ रहे हैं, ठीक है। जो लोग दूर रह रहे हैं उनके लिए मैंने अपने कार्ड अवेलेबल करवाए हैं बच्चों के लिए, जिससे कि व्हाट्सएप के जरिए आज के समय पर सभी के घर पर फ़ोन है, तो कैसे ना हो, जिसके अंदर हुनर होता है मैं जानता हूँ वो कहीं ना कहीं दूर से भी सीख सकता है। लेकिन ये है कि दूर से इतना नहीं होता, लेकिन जितना उसके अंदर टैलेंट होगा उससे कहीं ज़्यादा वो अपने हुनर को बाहर निकाल के ला सकता है। जैसे फिलहाल में चाहोगे कि आप कोई सेंटर खुल जाए डांस के लिए? जी, मेरा मिशन है 2023 में, मैं चाहता हूँ आप लोग जो सभी लोगों के युवाओं के साथ से मिलकर एक क्लास मैं गांव के अंदर खुलवाऊँ, जिससे कि मैं वहाँ से ऑनलाइन क्लास ट्रेनिंग दूँ उनको और यहाँ बच्चे चलाएं। इसलिए स्वामी जी के विचारों को जो भी आगे बढ़ाता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आगे कार्य बढ़ाता है, हमें कोई संकोच नहीं है उनके साथ चलने में, उनके पीछे चलने में। बस हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि स्वामी जी ने जिस तरीके से बुंदेलखंड जैसे अति पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार करके समाज के अंदर जो भी कुरीतियां थी उनको दूर किया, निश्चित रूप से जो हमारा जो लक्ष्य परिवार है ये विभिन्न जिलों में जा रहा है। स्वामी जी का भी प्रचार प्रसार हो रहा है कि किस तरीके से स्वामी जी की कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, फिर भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 3 शिक्षण संस्थाएं खोली। आज़ादी से पहले इंटर कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय और फिर डिग्री कॉलेज। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो हमारा डिग्री कॉलेज 1960 में खुला था वो सबसे पहले आगरा विश्वविद्यालय से ही संबद्ध था। तो ये देखिए, ये दूरदृष्टि थी। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है या एक ऐसा औजार है जिससे हम सारे पाखंड कुरीतियां को सब पीछे हटा सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि इस पूरे कार्यक्रम में ही शब्द लिखा हुआ लक्ष्य, तो हमारा छात्र और छात्राओं से जो यहाँ पर उपस्थित है कि अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और लक्ष्य को निर्धारण करने के साथ उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता के द्वार खुले रहेंगे। और जो हमारे अभिभावक हैं वो भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, सही शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्य परिवार के जो भी, जैसा कि मुझे बताया गया है, मैनपुरी से हैं, धौलपुर से हैं, मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वो अपना बहुमूल्य समय निकालकर ऐसे दूरगामी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। और अंत में मैं फिर पुनः अमरपाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो निश्चित रूप से स्वामी जी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है वो निश्चित ही उन्हें बहुत ही आगे तक ले जाएगा। बस जरूरत इतनी है कि जब हम आगे बढ़ें तो लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि हमें लोगों को शिक्षित करना है। अगर जब हम अपने लिए कुछ मानने लगते हैं तो कोई भी संगठन है वो पीछे चला जाता है। जब हम समाज के लिए बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम अग्रणी श्रेणी में आते हैं। और यही हमारा कर्तव्य है और धर्म है कि
हम लोग शिक्षित बने, संगठित बने और साथ ही साथ हम स्वामी जी के विचारों को भी आगे बढ़ाएं। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः स्वामी जी के चरणों में मैं नमन करता हूं और आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूं कि जैसे जब मैं आगरा में अपने दफ्तर में बैठा था तो वहां के कुछ छात्र जो कि आगरा RVS कॉलेज में भी हैं और एग्रीकल्चर में भी हैं, वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने शिक्षा दीक्षा स्वामी जी के संस्थान से ग्रहण की है और देखिए आज हम एक शिक्षक की दृष्टि से नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। तो ये स्वामी जी का हमारा दर्शन था, उसी दर्शन को जो लक्ष्य के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत कोटि कोटि इन सभी लोगों को नमन। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपको जाननी है बच्चों, वो है हमारा लक्ष्य क्या है। क्या जानना है आपको? हमारा लक्ष्य क्या है। अब मैंने आप लोगों से बोला कि कितने लोग चाहते हैं कमिश्नर बनना, सबने हाथ उठा दिए, लेकिन किसी को रास्ता पता नहीं है, किसी को सिलेबस पता नहीं है, किसी को यूपीएससी के बारे में पता नहीं है, तो कैसे बनोगे? बहुत मुश्किल है ना। दूसरी चीज आपने देखा होगा, सर दिल्ली से आए हैं, बढ़िया खरीदी में भी कोट पहने हुए, गाड़ी में आए हैं, इतने सारे लोग सर को देखने सुनने के लिए आए हैं, तो हम भी ऐसे ही बन जाए। कभी भी किसी को देख करके नहीं बनना। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना मूल्यांकन करना है कि हमारी काबिलियत क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। हो सकता है आप में डॉक्टर बनने की काबिलियत हो सकता है आप में इंजीनियर बनने की काबिलियत हो। तो पहला सबक, किसी को देख करके नहीं बनना है, हमें ये जानना है कि हमारे अंदर कितनी प्रतिभा है। बेटा आप बैठ जाओ। धौलपुर के जिला अध्यक्ष हैं श्री ओम प्रकाश लोधा जी, उन्होंने एक बात कही थी अपने संबोधन में कि जैसे 1857 में क्रांति हुई थी, उसी प्रकार से लोधी समाज में लक्ष्य क्रांति हो रही है। तो मैंने उसको पोस्ट भी कर दिया और बहुत सारे लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं कि साहब ये नई क्रांति जो है क्या हो गई। ये क्या क्रांति है? हम समाज के बारे में अक्सर चर्चाएं करते हैं बैठ करके, समाज आगे बढ़े। लोग कहते हैं कि साहब समाज में गरीबी है, अशिक्षा है, हमारी कोई सुनता नहीं है, हम बहुत पीछे हैं। ये बातें अक्सर आप लोग जगह जगह सुनते होंगे। हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है, ये समस्या, ये चिंता हर किसी के मन में होती है। और हमारे समाज में कम शिक्षा के कारण एक परसेप्शन बना हुआ है कि कोई नेता आएगा और हमारे पूरे समाज को आगे बढ़ा देगा, ऐसा अपन कहते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके गांव में अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 10 बच्चे ही ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की पढ़ाई करते हैं। 90% बच्चे ऐसे हैं जो हाई स्कूल इंटर करने के बाद बाजरा और धान काटने मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे समाज में कुछ बुनियादी समस्याएं हैं और ये जो शैक्षिक कार्यक्रम है, इसमें हम इन्हीं समस्याओं के समाधान के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे इन बच्चों से, क्योंकि पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो बच्चों के लिए है। यहाँ बैठे हुए कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मेरी तरह कमिश्नर बने? सब चाहते हो? अच्छा, यस सर किसने बोला? आप खड़े हो जाओ। किरण बेटा पहले ये बताओ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th किया है इन्होंने, ठीक है। अब आपको अगर कमिश्नर बनना है तो आपको क्या पढ़ना होगा? कमिश्नर बनने के लिए कुछ भी पढ़ सकते हैं तो? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या स्पेशल तैयारी जो करनी है आपको? मुझे IAS बनना है, उसकी मतलब प्रिपरेशन तैयारी। इनको ये तो पता है कि क्यों बनना है, लेकिन उसके लिए क्या पढ़ना है, कौन सी किताब होगी, क्या जानकारी अभी नहीं है, है ना? कोई भी नहीं बना अभी तक, कोई भी नहीं बना। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि सारे बच्चे चाहते हैं कि हम बनेंगे। अब मैं आपको वही रास्ता बताता हूँ कि रास्ता क्या है, ठीक? IAS एक लक्ष्य हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्टर बनना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंजीनियर बनना चाहेंगे, कई सारे ऐसे होंगे जो क्रिकेटर बनना चाहेंगे, सिंगर बनना चाहेंगे, पेंटर बनना चाहेंगे। एजुकेशन, शिक्षा
पर आपको जोर देके गाइडेंस करना। इसमें विभिन्न तरीका के आप लोगों के पास जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, कमिश्नर हो गए और सीए हो गए, प्रोफेसर हो गए, वो सभी लोग हैं, वो लोग आपके बच्चों को गाइड करते हैं कार्यक्रम के माध्यम से। ऐसे ही नवोदय की कोचिंग जगह जगह चल रही है। तो गांव में आप सोचिए कोई भी गरीब बच्चा क्या 1.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस भर सकता है इंग्लिश मीडियम की? नहीं भर सकता। परंतु गांव में अगर किसी बच्चे को 5,000 रुपए बीएससी एमएससी कर रही है उसको देके और कोचिंग खुलवा देते हैं तो उस गांव में से 50 बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 5 के। बेसिक एजुकेशन सुधरता है उनका। आप किसी अगर प्राइमरी के बच्चे को गांव में बोलोगे कि बेटा 10 की टेबल सुना दे, नहीं सुना पाते हैं ज्यादातर। तो लक्ष्य की कोचिंग के माध्यम से बच्चे एक छत के नीचे 1 घंटे बैठते हैं और लगभग हर साल 150 से 200 बच्चे पूरे भारतवर्ष में लोधी समाज से लक्ष्य के माध्यम से सिलेक्टेड होते हैं। बाकी के बच्चे अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप उनके जो नॉलेज है उसका आप कभी आकलन करना। अगर लक्ष्य की नवोदय में पढ़ा होगा आपको गारंटी कहता हूँ रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश इतना बेहतरीन हो चुका होगा कि आप 10th का बच्चा उससे बात नहीं कर सकता है। तो डायरेक्ट और